Okay, class, let's begin. Okay, so ऑल राइट, सो आज की क्लास के तीन चार एजेंडा हैं, हमने उनको डिस्कस करना है। और आप लोगों की तवज्जो फुल चाहिए मुझे अगले एक आवर में, क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट्स मैंने करनी है। और लेक्चर्स में जो टॉपिक्स हैं वो भी हम रिलेटिवली थोड़ा जल्दी गुजारेंगे, बिकॉज़ हमने टॉपिक्स बहुत से कवर करने हैं एंड हमारे पास टाइमिंग जो है वो रिलेटिवली अब थोड़ी कम रह गई है। इट्स नॉट टू से कि मैं जल्दी जल्दी गुजारने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा नहीं। आई विल ट्राई टू टीच यू एट माई बेस्ट, बट यही कि जो प्रैक्टिस हम कर रहे होते हैं, जो हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं, और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि सर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, अगर इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा इस दफ़ा कि वो आप लोग खुद जाकर उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम कोडिंग की तरफ आज की क्लास में नहीं जाएंगे, मे बी नेक्स्ट वीक की क्लास में जाएं, लेकिन आज की क्लास में हम फ़िलहाल कोडिंग की तरफ नहीं जाएंगे। इट टेक्स टू मच टाइम और हमने टॉपिक्स थोड़े से कवर करने हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला एजेंडा जो इस क्लास का है वो है आपकी असाइनमेंट नंबर 3। असाइनमेंट नंबर 3 में आपने आई थिंक कुछ लोगों ने देखी भी होगी, वो असाइनमेंट एलएमएस के ऊपर मैंने अपलोड कर दी है। और काफ़ी सिंपल असाइनमेंट आप लोगों के लिए बनाई है मैंने असाइनमेंट 3, स्पेशली उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्होंने असाइनमेंट या तो की नहीं है फर्स्ट कुछ 1 2, या अगर की हैं तो उनके मार्क्स सही नहीं आए, सही नहीं की उन्होंने, तो असाइनमेंट 3 उनके लिए एक तरह से रिडेम्पशन का तरीक़ेकार हो सकता है। तो असाइनमेंट 3 आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने देखी होगी, अगर किसी ने नहीं भी देखी है तो जाकर देख लीजिएगा एलएमएस के ऊपर। एलएमएस चल नहीं रहा है, आई एम नॉट श्योर, चल तो रहा है, मैंने अपलोड की हैं सारी चीज़ें, अपलोड की हैं, आज भी मैंने अपलोड की हैं कुछ चीज़ें। सो नेवरदलेस मैं आप लोगों को लेक्चर के अंदर बता देता हूँ कि एक्चुअली है क्या, आपने करना क्या है, और आई थिंक आप लोगों को देखकर अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको असाइनमेंट, ये वाली असाइनमेंट इट इज़ क्वाइट सिंपल, और इसी असाइनमेंट के ऊपर मैं आप लोगों को हिंट्स भी देता जाऊंगा, यानी कि आप लोगों के ऊपर सारा काम मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को मैं हिंट्स भी देता जाऊंगा कि आपने क्या क्या करना है। तो जस्ट फोकस ऑन द टेलिंग कि मैं बता क्या रहा हूँ। तो जस्ट लाइक एनी अदर असाइनमेंट, इसकी लास्ट डेट 21 है, विच मीन्स कि आपके पास कई 10 से 12 दिन होंगे इसको बनाने के लिए, या ऑलमोस्ट 10 डेज़ आपको बन जाएंगे ये, 8 डेज़, समथिंग लाइक दैट। सो ये जो 21 इसकी लास्ट डेट है, इट इज़ लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ी बहुत भी असाइनमेंट फर्स्ट 1 और 2 की है और लेक्चर सही से सुने हैं, तो आई थिंक उसके लिए ये असाइनमेंट एक दिन का काम है सिर्फ। तो काफ़ी सिंपल है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एलाबरेट करता हूँ, और क्वेश्चंस आई थिंक होने नहीं चाहिए इससे रिलेटेड, कोई अगर हैं तो आप कंपाइल कर लें फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, सो ओके, वेयर इज़ माय माउस। सो आपने सबसे पहले एक क्लास बुक बनानी है इसके अंदर, उसके अंदर ये डेटा मेंबर्स होंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें कुछ डबल रख दें, कुछ स्ट्रिंग्स रख दें। टाइटल स्ट्रिंग होगा, ISBN इज़ लाइक एन आईडी जो कि यूनिक होगी। अगेन आपने वैलिडेट नहीं करनी है कि हर ऑब्जेक्ट की आईडी यूनिक हो, बस ये है कि आपने यूनिक रखनी है। ISBN का आईडी टाइप होगी। नंबर ऑफ़ पेजेस उस बुक में कितने हैं, ऑथर का नाम क्या है, ऑथर का नाम, रिमेंबर कि मैंने ऑथर नहीं लिखा है सिर्फ, मैंने लिखा है ऑथर का नाम क्या है, राइट। तो आप सिर्फ स्ट्रिंग लेकर इसको ऑथर का नाम लिख सकते हैं, आपको अलग से कंपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं होगी ऑथर का अलग क्लास से। क्विज़ नहीं है आज। ओके, एडिशन नंबर, अ बुक कैन हैव एन एडिशन नंबर, 5th एडिशन है या 6th एडिशन है, वॉट एवर। एडिशन ईयर, वो एडिशन यानी कि जो एडिशन बुक का है वो एडिशन किस ईयर में पब्लिश हुआ वो आप सेव करेंगे। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप लोगों ने आज तक की ना हो। इसी तरह इसके जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसके अंदर कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर, शुरू वाली दो चीज़ें तो हमारी क्लास के अंदर रखते ही हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने बनानी है। कंस्ट्रक्टर लाजमी आप बना दीजिएगा। अपडेट एडिशन का एक फ़ंक्शन है, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ कि ये फ़ंक्शन क्या है। एक्चुअली यही एक ट्रिकी चीज़ है जो कि इस असाइनमेंट में, इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अपडेट एडिशन के फंक्शन आपने बनाना है बुक की क्लास के अंदर। फिर आपने ऑथर की क्लास बनानी है, उस ऑथर की क्लास में ऑथर का नेम आएगा स्ट्रिंग में, और नंबर ऑफ़ बुक्स पब्लिश आएंगी, यानी कि कितने बुक्स उसने पब्लिश की हैं। जब आप ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑथर का अगर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली आप नंबर ऑफ़ बुक्स पब्लिश्ड को 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि उसने पहले कोई बुक पब्लिश नहीं की है। ऑथर बनेगा और उसके बाद फिर बुक पब्लिश कर सकता है। इसी तरह इसकी फंक्शनैलिटीज़ में भी ये दोनों चीज़ें हैं। और पब्लिश अ बुक आपने एक फ़ंक्शन बनाना है जिसका काम ये होगा कि ऑथर एक बुक को पब्लिश करेगा।
राइट। अगर मैं कहता हूँ ऑथर बनाया है मैंने, फॉर एग्जांपल ऑथर से जेके रॉलिंग है और मैं कहता हूँ जेके रॉलिंग डॉट पब्लिश, तो इसका मतलब है कि वो ऑथर जो है अब पब्लिश कर रहा है एक बुक। अब उसके आर्गूमेंट के अंदर आई थिंक मुझे बुक का नाम देना पड़ेगा, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर आते हैं नॉवल के ऊपर। आपने क्लास बनानी है नॉवल और उसको इनहेरिट करना है क्लास बुक से। नॉवल चाइल्ड क्लास होगी, बुक पेरेंट क्लास होगी। तो अगर पेरेंट क्लास बुक है, इसका मतलब है कि बुक के जितने भी डाटा मेंबर्स हैं वो सारे नॉवल की क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे, आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉवल के अंदर एक ये डाटा मेंबर आपने स्पेसिफिकली अलग से बनाना है, और ये एक बूलियन डाटा मेंबर होगा जो कि ऑब्वियसली येस और नो अगर स्टोर कर रहा है तो ये एक बूलियन डाटा मेंबर होगा। इसमें आप ट्रू या फॉल्स स्टोर करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इफ़ अ बुक इज़ अ नॉवल, अगर कोई आप नॉवल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका भी आईएसबीएन होगा, टाइटल होगा, सब चीज़ें होंगी। बट उसके अंदर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आया इस नावल का कोई सीक्वल तो अवेट नहीं हो रहा है, यानी कि क्या इसमें स्टोरी ख़त्म हो गई है या इस नावल का कोई दूसरा नावल भी आएगा, सेकंड पार्ट भी आएगा, क्या कोई सीक्वल आएगा इसका। तो अगर ये यस है, इसका मतलब है कि इस नावल में जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका जो है सीक्वल अब नहीं आएगा। नो है अगर, तो इसका मतलब है सीक्वल नहीं आएगा। अगर यस है तो इसका मतलब है कि इस नावल का एक नया एडिशन या नया सीक्वल भी आएगा, एक दूसरी बुक आएगी। तो इसमें आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे यस और नो का एक डाटा मेंबर बनाना है। इसी तरह इसमें भी कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर्स के बाद अपडेट एडिशन का फंक्शन इसमें भी है। रिमेंबर के बुक की क्लास से ये इनहेरिट हुआ है। ओके, दिस इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर नॉवल आना चाहिए। ये फंक्शंस जो नीचे बने हुए हैं ये सारे नॉवल की क्लास में बनेंगे, बुक की क्लास में नहीं बनेंगे। कंस्ट्रक्टर होंगे, गेटर सेटर्स होंगे, और अपडेट एडिशन का एक फंक्शन बनेगा जिस तरह बुक में बना हुआ था। अब बुक से तो वो एडिशन, अपडेट एडिशन का फंक्शन जो है वो इनहेरिट होकर आ जाएगा, लेकिन आपने उसको यहाँ पर ओवरराइड करना है क्योंकि फंक्शनैलिटीज़ चेंज है। यहाँ पर फंक्शनैलिटी चेंज है और यहाँ पर फंक्शनैलिटी चेंज है। तो इसके ऊपर भी आते हैं कि क्या बात करनी है। बुक अपडेट एडिशन का फंक्शन को मैं तीनों दफ़ा तीनों क्लासेस में सही से समझाऊंगा। इसके बाद लास्ट क्लास आपकी है टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक की क्लास भी बुक से इनहेरिट होगी। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी बुक के सारे डाटा मेंबर्स के अलावा, इन सारे डाटा मेंबर्स के अलावा जो इसमें एडिशनल चीज़ होगी वो होगी नंबर ऑफ़ चैप्टर्स। तो दिस इज़ जस्ट अ सिंपल इंटीजर। इसमें भी कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर्स आएंगे। अपडेट एडिशन का एक फंक्शन इसमें भी बनेगा, और इसके अंदर अपडेट नंबर ऑफ़ चैप्टर्स का भी एक फंक्शन बनेगा जो कि इसके अंदर चेंजिंग कर रहा होगा। इट्स मोर लाइक इसका सेटर होगा, ये नंबर ऑफ़ चैप्टर्स का सेटर है ये अपडेट नंबर ऑफ़ चैप्टर्स। तो आप जिसमें आर्गूमेंट देंगे इसमें वो अपडेट हो जाएंगे नंबर ऑफ़ चैप्टर्स, राइट। तो अब आते हैं अपडेट एडिशन के फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर भी मैं आपका काम बहुत आसान कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ये बातें सुन रहे हैं और जिन्होंने असाइनमेंट करनी है खुद, कि अपडेट एडिशन का फंक्शन बुक की क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल बनेगा। बिकॉज अपडेट एडिशन बुक की क्लास के अंदर क्या कह रहा है कि या तो ये सीक्वल्स अवेटिंग को चेंज कर सकता है अपडेट एडिशन, या फिर नंबर ऑफ़ चैप्टर्स को चेंज कर सकता है। अब आप मुझे बताएं कि सीक्वल्स अवेटिंग और नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो है क्या वो बुक की क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। इसका मतलब है अगर बुक की क्लास में अपडेट एडिशन के थ्रू आप इनको चेंज करवाना चाह रहे हो तो इट मीन्स कि ये फंक्शन बुक की क्लास में प्योर वर्चुअल बनेगा। इसकी डेफिनेशन बुक की क्लास में एग्जिस्ट नहीं करेगी, बल्कि या तो नॉवल की क्लास में एग्जिस्ट करेगी या फिर टेक्स्ट बुक की क्लास में एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर ये फंक्शन प्योर वर्चुअल होगा। हाँ, ये एक आपने जहन में रखनी है बात कि अपडेट एडिशन का जो फंक्शन है वो टेक्स्ट बुक या बुक की नॉवल की क्लास के अंदर सिर्फ सीक्वल्स अवेटिंग या सिर्फ नंबर ऑफ़ चैप्टर्स को ही चेंज नहीं करेगा, इसके साथ साथ और चीज़ें भी चेंज करेगा। गौर से सुनिएगा कौन सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अगर मैं अपडेट एडिशन का फंक्शन कॉल करता हूँ किसी नॉवल के साथ, तो नए एडिशन का आईएसबीएन भी नया होगा, चेंज होगा। टाइटल सेम रहेगा बिकॉज बुक सेम है, सिर्फ उसका एडिशन दूसरा आ रहा है। नंबर ऑफ़ पेजेस चेंज हो सकते हैं, नए एडिशन में हो सकता है एक आधा पेज इजाफा हो गया हो कुछ फ़ॉन्ट की चेंजिंग की वजह से, इस तरह की चीज़ चेंजेस की वजह से। तो नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये भी अपडेट होगा। अपडेट एडिशन के फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। आईएसबीएन भी अपडेट होगा, नंबर ऑफ़ पेजेस भी अपडेट होंगे, ऑथर नेम सेम रहेगा। एडिशन नंबर ऑब्वियसली प्लस प्लस हो जाएगा, अगर फोर्थ एडिशन था तो फिफ्थ हो जाएगा। एडिशन ईयर ये आपके ऊपर है, आप हार्ड कोड करके दे दें उसको कि भाई 2016 में आ रहा है। अब ये है कि ये सारी चीज़ें या तो नॉवल की क्लास चेंज करेगी या फिर टेक्स्ट बुक की क्लास चेंज करेगी। बुक की क्लास इसको चेंज नहीं कर सकती बिकॉज बुक की क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि बुक की क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, आपने सिर्फ और सिर्फ नॉवल और या फिर टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। यहाँ तक बात हो गई हमारी ख़त्म। अब आते हैं एक आखिरी चीज़ के ऊपर जो कि है ऑथर की क्लास। ऑथर की क्लास के अंदर देखें पब्लिश अ बुक का जो ऑब्जेक्ट है फंक्शन है, इसके अंदर
प्रीटी मच मैंने आपको समझा दिया है कि होगा क्या कि आप पब्लिश के फंक्शन को कॉल करेंगे और एक बुक का नाम दे देंगे कि भाई ये बुक पब्लिश होनी चाहिए। अब इसके आर्गूमेंट में क्या आना चाहिए, नॉवेल आना चाहिए, इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, इसमें टेक्स्ट बुक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये आपके ऊपर ही आपने फिगर आउट करना है। तो ये जो सारी चीज़ें आपने फिगर आउट करनी है, इसके रेफरेंस के लिए मैंने आपको मेन फाइल दे दी है। आपने इस मेन फाइल के अराउंड कोडिंग करनी है। रिमेंबर के मेन फाइल यही रहेगी, आपने मेन फाइल यही रखनी है। आपको मैंने जब एलएमएस के ऊपर ये चीज़ अपलोड की है, तो एलएमएस के ऊपर जब ये चीज़ अपलोड हुई है तो मैंने वर्ड फाइल में अपलोड की है रादर देन पीडीएफ, ताकि आप इस कोड को आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकें। तो आपने ये कोड कॉपी पेस्ट करना है, मेन आपके पास यही रहेगा। आपने इसके अराउंड जो है वो कोडिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ऑथर जब बनाऊँगा मैं कोई ऑथर ऑब्जेक्ट का, ऑथर का ऑब्जेक्ट, तो उसको मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मुझे चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर। एक बात मुझे ये पता लगी मेन से। इसी तरह लेट सपोज नॉवल का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे पता है कि ये क्या चीज़ें यहाँ पर बननी चाहिए, इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर कितनी चीज़ें होनी चाहिए मुझे पता लग गया, 1 2 3 4 5 6 7। पहली चीज़ इंटीजर होनी चाहिए या फ्लोट या डबल, जो भी आप यूज़ करना चाहें। दूसरी चीज़ स्ट्रिंग होनी चाहिए, तीसरी इंटीजर होनी चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूँ तो ये चीज़ एक्चुअली ISBN है, ये टाइटल है, ये नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं ये मुझे नहीं पता, ये आपने फिगर आउट करना है क्या है। ये नंबर ऑफ़ एडिशन है, 5th एडिशन है, इस ईयर में पब्लिश हुआ। और ट्रू का मतलब ये है कि बिकॉज दिस इज़ अ नॉवल सो इट इज़ अवेटिंग सम सीक्वल। तो ये चीज़ ट्रू है इसकी। यहाँ पर एक्चुअली क्या आना चाहिए ये आप लोगों ने फिगर आउट करना है कि क्या ऐसी चीज़ नॉवल को चाहिए अपने क्लासेस को देखते हुए कि कौन सा ऐसा डाटा मेंबर है जिसको इनिशियलाइज होना था, नहीं हुआ और वो इसके थ्रू हो रहा है। और अगर इसके थ्रू हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑथर JK इज़ एन ऑथर। ऑथर के थ्रू ऑथर का एक मेंबर फंक्शन कॉल किया जा रहा है जो कि कुछ चीज़ रिटर्न कर रहा है, जो कि इस फंक्शन के अंदर HP के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से फिगर आउट करनी है। HP इज़ अ नॉवल और उसके साथ डॉट अपडेट एडिशन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि नॉवल के अंदर जब अपडेट एडिशन करूँगा तो आर्गुमेंट्स ये होंगे, और जब टेक्स्ट बुक के अंदर जब अपडेट एडिशन करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। इसी तरह जब JK के थ्रू पब्लिश नॉवल करूँगा तो उसके लिए ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और वो फिर रिटर्न करेगा कुछ चीज़ जो कि नॉवल के N में मैं सेव करवा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के T में मैं सेव करवा रहा हूँ। बस एक चीज़ आप ये भी ज़रा नोट करें कि पब्लिश नॉवल का जो ये फंक्शन है ये भी JK के थ्रू कॉल हो रहा है, और ये जो पब्लिश का फंक्शन है ये भी JK के थ्रू कॉल हो रहा है। तो ये दो अलग फंक्शन है। जो मैंने ऊपर कहा ना कि पब्लिश अ बुक, वेयर इज़ इट, पब्लिश अ बुक, सो इट्स नॉट जस्ट वन फंक्शन, इसके एक्चुअली एक से ज़्यादा फंक्शन बनेंगे। एक पब्लिश अ नॉवल होगा, एक पब्लिश अ टेक्स्ट बुक होगा, एक सिर्फ पब्लिश होगा। सो पब्लिश नॉवल का अलग नंबर है, पब्लिश टेक्स्ट बुक का अलग है, पब्लिश अलग है। तो ये चीज़ें आपने फिगर आउट करनी है कि एक्चुअली ये काम क्या कर रही है। इतने मुश्किल नहीं है चीज़, आई एम टेलिंग यू, इतनी मुश्किल नहीं है। देयर इज़ नो कंपोजिशन, देयर इज़ नो एसोसिएशन रिगार्डिंग दैट। आपने जस्ट सिंपली एक चीज़ कोड करनी है और उसको मेन से फिगर आउट करके जब मैं ये फंक्शंस कॉल करूँगा तो इन फंक्शंस की कॉलिंग के थ्रू, इस मेन की कॉलिंग के थ्रू ये आउटपुट आ रही है, जो कि मैंने आपको आउटपुट भी दिखा दिया कि आउटपुट क्या आ रही है। तो भाई ये आउटपुट आ रही है हर फंक्शन के बाद। इट इज़ नॉट लाइक कि पहले ही आउटपुट आई दोबारा ही आउटपुट आई। इट्स लाइक कि ये एक ही लाइन के अंदर ही सारे आउटपुट थे, बट ड्यू टू द सेक ऑफ द पेज विड्थ मैंने ये पूरी चीज़ जो है मुख्तलिफ पेजेस पे आने के बजाय आपके सामने एक ही पेज पे कर दी है कि इस सीक्वल्स अवेटेड नो और इन डैशेस के बाद ये चीज़ प्रिंट हुई है। तो ये एक ही लाइन में सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। सबमिशन इंस्ट्रक्शंस आपकी वहीं, आप वीडियो लिंक पर जाकर दोबारा देख सकते हैं कि आपने किस तरह से जो है सबमिट करवानी है चीज़। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 3। कोई क्वेश्चन इसमें नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी है तो मुझे बता दें क्या क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट एजेंडा की तरफ चलते हैं। अब्दुल करीम, आपने ये कौन सा एरर शो, अच्छा LMS का एरर है या आप कोई कोडिंग की तरफ एरर कर रहे हैं उसको बता रहे हैं आप मुझे। अब्दुल करीम ने कोई एरर मुझे सेंड किया है, कोडिंग एरर डिटेक्टेड, इट मस्ट बी फिक्स्ड बाय अ प्रोग्रामर। LMS के ऊपर आ रहा है, ओके। आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। मेरे पास तो LMS सही स्मूथली चल रहा है। आप IT वालों से ज़रा रब्ता करें, ईमेल उनको कर दें IT@SMIU को, या फिर फ़हीम मुस्तफ़ा महर को आप ईमेल कर दें, तो आई थिंक वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। हाँ, आप ऑब्जेक्ट नेम भी चेंज नहीं कर सकते मोहम्मद हन्नान, आपने ऑब्जेक्ट नेम भी यही रखने हैं सेम, लाइक आई सेड कि मेन फाइल यही रहेगी। तो आप ऑब्जेक्ट नेम क्यों चेंज करेंगे, इन्हीं ऑब्जेक्ट नेम के साथ चल रहे हैं आप।
फंक्शन नेम भी सेम रहेंगे, फंक्शन नेम भी आप चेंज नहीं कर सकते। आपने ऐसी की अराउंड कोडिंग करनी है। जो फंक्शंस मेन में कॉल नहीं हो रहे हैं आप उनके नाम चेंज कर सकते हैं। ऐसा मेरा ख्याल कोई फंक्शन है नहीं जो कि मेन में कॉल ना हो रहा हो, तो आप उनके नाम चेंज कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा तो आपने सारी चीज़ें सेम रखनी पड़ेंगी। बुक, इन चीज़ों के नाम भी आपने सेम रखने होंगे। ओके, सीक्वल्स अवेटिंग इज जस्ट अ बूलियन वेरिएबल जिसे आप आईडी सेव करते हैं ना कि भाई आईडी इक्वल टू दिस। तो सीक्वल्स अवेटिंग वो उसी तरह का एक वेरिएबल है जो कि सिर्फ यस या नो शो कर रहा है। बूलियन वेरिएबल है, आपको आपने पढ़ा होगा बूलियन वेरिएबल क्या होता है। तो फिर आईटी वाले ही बताएंगे आपको। अब्दुल समद आपने ईमेल कर दी है तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप उसके ISBN वगैरह के नेम चेंज कर सकते हैं। सो अगर आपने से बुक की क्लास के अंदर ISBN का फॉर एग्जांपल मैंने नाम रखा हुआ है इंटीजर ISBN, तो आप उसको इंटीजर ISBN नंबर कर सकते हैं। तो आप, क्योंकि वो मेन के अंदर तो उसको काम नहीं हो रहा ना, वहाँ तो सिर्फ यहाँ से वैल्यू जा रही है, तो वो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। मेन चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू आप चेंज करना चाहें तो कर दें, लेकिन वैल्यू कैसे चेंज करेंगे भाई। आप मेन अगर यही कॉल हो रहा है तो इसकी वैल्यू तो यही रहेगी ना। आप चाह रहे हैं कि इस 1 2 3 की जगह 1 2 3 4 लिख दें, क्यों लिखेंगे आप, इतनी सी चेंजिंग क्यों करेंगे मेन के अंदर जब ज़रूरत ही नहीं है। बेवकूफ़ाना बात है ये तो। चलें जी, ये हमारी हो गई असाइनमेंट नंबर 3। अब आते हैं हम कुछ एक दो और अनाउंसमेंट्स के ऊपर। आपकी असाइनमेंट नंबर 3 के बाद जब असाइनमेंट नंबर 3 चेक हो जाएगी तो उसके बाद आपकी असाइनमेंट के बेस्ट 2 नंबर्स कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। आपके क्विज़ेस सारे हो चुके हैं, सिर्फ एक क्विज़ आपका रहता है, क्विज़ नंबर 6, जो कि हम अपकमिंग वीक में या उससे अपकमिंग वीक में, अभी हमारे पास हैं 1 2 वीक्स, तो उनमें से किसी वीक के अंदर हम एक लास्ट क्विज़ कंडक्ट कर लेंगे। रिमेंबर के क्विज़ की कोई कंपनसेशन नहीं होगी। जिसका जो क्विज़ मिस हो गया है सो हो गया है। अब हम लास्ट सिचुएशन में आ गए हैं और अब भी अगर यही मसले हैं कि सर फला मैंने 5 क्विज़ नहीं दिए अब मेरा क्विज़ ले लें, या मैंने सर सिर्फ 2 क्विज़ दिए हैं आउट ऑफ 5, तो अगर आपने आउट ऑफ 5 2 क्विज़ दिए हैं तो ये आपका मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। तो 6 के 6 क्विज़ हम कंडक्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब 6ठा क्विज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे, तो आपके वो नंबर्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। द लास्ट थिंग इज़ दैट excuse me, the last thing is that we are not yet finalized on whether to take your open book exam or just a project. So इसके लिए एक solution है, ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को, और ये आपके फ़ायदे के लिए ये बात कि प्रोजेक्ट आप हर सिचुएशन में बनाएं, चाहे आपका ओपन बुक एग्ज़ाम हो या ना हो, चाहे आपका ओपन बुक एग्ज़ाम हो चाहे आपके फाइनल में हम सिर्फ प्रोजेक्ट कंसिडर कर लें। तो होगा ये कि आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि जिसकी किस टाइप का प्रोजेक्ट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट आपके फाइनल के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है, इट मे बी कंसिडर्ड। बट आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो प्रोजेक्ट अगर हम इस तरफ ले करते हैं कि भाई आपके प्रोजेक्ट को ही हम फाइनल के तौर पे कंसिडर करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका फ़ायदा है क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और अगर हम ये कहते हैं कि आपका ओपन बुक एग्ज़ाम भी होगा, तो इस सिचुएशन में आपको फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ होगा तो आपके प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और वो जो आपने चीज़ें सीखी होंगी तो ओपन बुक एग्ज़ाम में आप वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर कि ओपन बुक एग्ज़ाम जो होगा इट वुड नॉट बी लाइक कि आप डिफाइन दिस और डिस्क्राइब दिस और व्हाट इज़ दिस, डिफाइन दिस, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे। ओपन बुक एग्ज़ाम अगर होगा तो वो भी सिनेरियो बेस्ड होगा। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो सिनेरियो आपके पास आएगा उसको किस तरह से टैकल करना है, राइट। तो आपने प्रोजेक्ट हर सिचुएशन में बनाना है। इट वुड बी वेरी बेस्ट अगर मैं ये कहता हूँ कि आपको जो है जो फाइनल एग्ज़ाम है वो सिर्फ प्रोजेक्ट ही होगा, तो आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका प्रोजेक्ट ही कंसिडर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने प्रोजेक्ट लाजमी बनाना है। अब प्रोजेक्ट की डिटेल्स सुन लें। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपने असाइनमेंट के साथ साथ क्विज़ के साथ साथ प्रोजेक्ट भी एक करना है जिसके ऊपर काम आप आज से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब हमारा आई थिंक 13th वीक चल रहा है, हमारे पास 2 से 3 वीक अभी रह गए हैं। रादर देन कि मैं आपको नेक्स्ट वीक कहूँ या उससे नेक्स्ट वीक कहूँ कि भाई आपका प्रोजेक्ट होगा और आपके पास टाइम नहीं बचेगा करने के लिए, इस वजह से मैं आपसे आज ये कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 2 से 3 वीक्स हैं अभी। सो आई एम टेलिंग यू कि आपने एक प्रोजेक्ट भी लाजमी बनाना है, उस प्रोजेक्ट पे काम आप शुरू कर दें। अब प्रोजेक्ट की नौइयत क्या होगी उसको ज़रा गौर से सुन लें। प्रोजेक्ट की नौइयत अगर बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है तो
इट्स वेरी बेटर। ऑब्वियसली अगर आप किसी गेम की तरफ जाना चाह रहे हैं या आप किसी GUI बेस्ड प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, GUI बेस्ड मतलब कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप बटन्स वगैरह को बना के और विंडोज़ फॉर्म को यूज़ करते हुए कोई अच्छी एप्लीकेशन, UI बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। बट ऑब्वियसली कि ये चीज़ इतने कम टाइम में हो भी नहीं सकेगी, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं है मुझे, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशंस हमारे नहीं रहे हैं कि आप लोग इन चीज़ों को सीख सकें। सो बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर आप ये करना चाहें तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। लेकिन ऑन द लेसर साइड आपने लाजमी तौर पर कम से कम एक मैनेजमेंट सिस्टम तो बनाना ही बनाना है। मैनेजमेंट सिस्टम आर लाइक द सिस्टम्स जो कि हमने असाइनमेंट 2 में बनाया था। असाइनमेंट 2 में जो हमने बनाया था, इट वाज लाइक अ CMS सिस्टम, कि आप स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं, इनरोल करते हैं, टीचर्स आते हैं, उनको असाइन किया जाता है कोई कोर्स, और वो सारी चीज़ें रिडंडेंट उसमें कोई नहीं होता, डेटाबेस मैनेज हो रहा होता है कि कौन से स्टूडेंट किस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं, कौन से कोर्स में कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम्स हो सकते हैं। होटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि भाई एक पेशेंट आया, उसमें क्या चीज़ डायग्नोस हुई, वो किस डॉक्टर ने रेफ़र किया। इस तरह अलग अलग क्लासेस बना के आप बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम्स बना सकते हैं। एंड द मिलियन डॉलर क्वेश्चन फ्रॉम अब्दुल करीम इज़ दैट कि ग्रुप्ड असाइनमेंट होगी या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा। सो इट विल बी अ ग्रुप्ड प्रोजेक्ट एंड आई विल ओनली अलाउ नॉट मोर देन 4 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप। 4 स्टूडेंट का एक ग्रुप हो सकता है, 4 से ज़्यादा का नहीं। 4 से कम का हो सकता है, 4 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं हो सकता। आप लोगों ने इस असाइनमेंट पर, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देना है, और सब स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स यूनिक होने चाहिए, राइट। तो बजाय इसके कि आप सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या होटल मैनेजमेंट सिस्टम या इस तरह के मैनेजमेंट सिस्टम्स की तरफ जाएं, ट्राई टू थिंक ऑफ अ यूनिक नॉवल अप्रोच ऑफ योर प्रोजेक्ट। कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोचें जो कि किसी और स्टूडेंट ने ना सोचा हो, या आपके जहन में हो कि ये कोई और स्टूडेंट नहीं बना रहा होगा। या अगर आप कोई सेम प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं तो उसमें अपना कोई फ्लेवर डालें कि इसके अंदर ये भी हो रहा होगा, और जो एक एडिशनल चीज़ होगी। सो इट्स हाईली अनलाइकली कि वो प्रोजेक्ट किसी से मैच हो जाए। 4 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे और 4 स्टूडेंट्स ही होंगे। फाइलिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड यू कैन यूज़ दैट, बट लिमिट नहीं, शर्त ये है कि आपने वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है, ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है जो कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स से सीखी हैं। लाइक क्लासेस आपने लाजमी बनानी है। ये नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना लिया है लेकिन उसमें क्लासेस आपने यूज़ ही नहीं की, आपने वहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शंस यूज़ ही नहीं किए, तो फिर इट वुड नॉट बी कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट। सो आप लोगों ने चीज़ें वो यूज़ करनी है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ाई गई हैं या पढ़ाई जाती हैं, जो कि आपकी बुक्स के अंदर भी दी गई हैं। लाइब्रेरीज से लेके फंक्शन टेम्पलेट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने कोशिश करें कि सारी चीज़ें आप यूज़ करें। अलग तरह की टेक्नोलॉजी भी आप यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें। ओके, अगर एग्ज़ाम हुआ हमारा तो एग्ज़ाम में 3 से 4 घंटे ही होंगे ओपन बुक एग्ज़ाम में। ओके, so now coming on to the last agenda of this class, that is the remaining topics। बहुत सारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, और अगर कोई स्टूडेंट जाकर ये देख रहे हैं डेली बेसिस पे या रूटीन बेस पे कि हमने कितनी कोर्स आउटलाइन कवर कर ली है, तो आई थिंक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा होगा कि हम टॉपिक्स के लिहाज से काफ़ी पीछे हैं अभी भी। क्यों हैं हम पीछे, उसकी वजह 2-3 है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारा टाइम जो है वो हफ्ते में कितने 6 से 7 घंटे हुआ करते थे जब हम फिज़िकली क्लासेस ले रहे होते थे, और अब वो सिर्फ 2.5 घंटे रह गए। हमारी एक क्लास मिस हो गई है, और साथ ही साथ जो आपके लैब के आवर्स होते हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सिखाने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है और टाइम है भी काफ़ी कम। पहली वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये है कि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो हमारी 1.5 घंटे में से भी काफ़ी टाइम जो है क्लास को मैनेज करने में लग जाता है, अटेंडेंस से रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड काफ़ी टाइम निकल जाता है। और सबसे बड़ी आई थिंक वजह यही है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, एक बात तो ये हो गई कि आपने मतलब उसकी वजह से हमारे पास टाइम नहीं बचा है, और लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमें क्विज़ेस भी काफ़ी ज़्यादा कंडक्ट करने पड़े, असाइनमेंट्स और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने में हमें ज़्यादा टाइम लगा। तो ये सारे जो टाइमिंग हमें लग रही है इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें मुनसर हैं, जिसकी वजह से हमें ये काम जल्दी जल्दी करने पड़ रहे हैं। सो लेट्स डिग इनटू दैट, और हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने लास्ट क्लास में आई थिंक बात छोड़ी थी। वी वर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मेनली हम बात कर रहे थे, तो वी वर जस्ट टॉकिंग कि बस इस लेक्चर को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं।
वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर किसी क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है तो दैट क्लास विल बी कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फॉर एग्जांपल इस क्लास को अगर आप देखें तो इसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है, तो इस क्लास को मैं कहूँगा कि दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसी तरह अगर इस क्लास के अंदर, इस क्लास को अगर आप देखो, ब्रावो क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है, तो इसको मैं कहूँगा कि इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब आते हैं इंटरफेस के ऊपर कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस इज़ जस्ट लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, नाम चेंज है, इनके ऊपर ज़्यादा फ़र्क जो है वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आता है, स्पेशली जावा के अंदर, बट अभी फ़िलहाल सी प्लस प्लस के अंदर और वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस के अंदर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वही चीज़ डेफिनेशन है इंटरफेस की। अगर आपकी किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे के सारे फंक्शंस प्योर वर्चुअल हैं, तो हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं, इंटरफेस कहते हैं। जिस तरह क्लास ब्रावो को देखें, इस क्लास ब्रावो के अंदर एक फंक्शन प्योर वर्चुअल है, दूसरा प्योर वर्चुअल नहीं है। अगर ये दूसरा प्योर वर्चुअल नहीं है, यानी कि कम से कम एक फंक्शन भी ऐसा है जो कि प्योर वर्चुअल नहीं है, तो ऐसी क्लास को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेट सपोज कि अगर ये न्यू फू का जो फंक्शन है ये भी प्योर वर्चुअल होता है, विच मीन्स ब्रावो क्लास के अंदर जितने फंक्शन हैं सारे प्योर वर्चुअल हैं, तो इसको फिर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना कहता, इसको मैं इंटरफेस कह देता, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं इंटरफेस नहीं कह सकता, लेकिन हर इंटरफेस को मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास लाजमी कह सकता हूँ। भाई अगर ये भी प्योर वर्चुअल है, ये भी प्योर वर्चुअल है, तो ऑब्वियसली दिस क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बट दिस इज ऑल्सो एन इंटरफेस बिकॉज इसमें कोई नॉन प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद नहीं है, और इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ वही अप्लाई होती हैं जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होती हैं, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई की जा सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म अगर मैं आपको याद दिलाऊं, पढ़ा हमने है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पॉलीमॉर्फिज्म इज़ लाइक के लेट्स सपोज दिस कोड, कि एक क्लास आपने बनाई अल्फ़ा, उसमें आपने एक फंक्शन बनाया फू के नाम से और स्टेटमेंट 1 कॉल कर दी। इसी तरह आपने ब्रावो एक क्लास बनाई अल्फ़ा से इनहेरिट किया, उसके अंदर फू के फंक्शन को ओवरराइट किया, उसमें स्टेटमेंट 2 रन करवा दी। अब ये दोनों फंक्शंस हैं, अगर मैं अल्फ़ा का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, सॉरी पॉइंटर बनाऊँ, और ये स्टेटमेंट अगर आप देखें गौर से, ये वाली स्टेटमेंट कि पॉइंटर ऑफ अल्फ़ा के थ्रू मैंने फू के फंक्शन को कॉल किया है, तो हमने यही कहा कि ALP के अंदर क्या कंडीशन है ये देखी जाएगी, रादर देन कि इसकी टाइप क्या है। अगर इसकी टाइप देखी जाती तो अल्फ़ा का ही फू कॉल होता और हमेशा स्टेटमेंट 1 ही रन होती, लेकिन जब हमने ALP और इस फंक्शन को वर्चुअल कर दिया तो इसका मतलब है कि ALP की टाइप को नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि इसके अंदर एड्रेस किस चीज़ का है। अगर अल्फ़ा का है तो फिर अल्फ़ा का स्टेटमेंट कॉल होगा, अगर ब्रावो का एड्रेस है ALP के अंदर तो फिर स्टेटमेंट 2 यानी कि ब्रावो का रन होगा। पॉलीमॉर्फिज्म इस चीज़ को कहते हैं कि दिखने में स्टेटमेंट्स एक जैसी हैं लेकिन एक्चुअली काम वो डिफरेंट कर रही हैं। पॉली का मतलब है कि मल्टीपल, और मॉर्फ का मतलब है कि शक्ल इख्तियार कर लेना। तो एक्चुअली शक्ल इनकी सेम है, लेकिन ये मुख्तलिफ शक्लों को ढाल लेती हैं अपने अंदर। शक्लें इन दोनों स्टेटमेंट्स की सेम है, दोनों देखने में एक जैसी हैं, लेकिन रन टाइम के ऊपर इनकी वर्किंग चेंज हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस फंक्शन एंड क्लास टेम्पलेट्स। रिमेंबर कि मैंने जिस तरह से कहा था हम कोडिंग की तरफ आज की क्लास में इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। वी विल बी डीलिंग विथ टॉपिक्स एंड देयर कंसेप्ट्स। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस फंक्शन एंड क्लास टेम्पलेट्स। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है इसके ऊपर बात करेंगे, और फंक्शन एंड क्लास टेम्पलेट्स के ऊपर भी फिर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसको हम काफ़ी दफ़ा रेफ़र करते हुए आए हैं लास्ट क्लासेस के अंदर, जब से हमने इनहेरिटेंस स्टार्ट की है। और हमने सबसे पहले कहा कि सिंगल इनहेरिटेंस, यानी कि एक क्लास एक ही पेरेंट से इनहेरिट हो रही हो तो उसको हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। अगर एक से ज़्यादा क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं एक ही पेरेंट से तो उसको हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और अगर विच वन वाज द यस, अगर एक क्लास एक पेरेंट से इनहेरिट हो रही है और जो चाइल्ड क्लास है वो भी किसी क्लास का पेरेंट है तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब आते हैं हम लास्ट चीज़ के ऊपर, दैट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ ओनली यूज्ड इन C++। दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर ये कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। सो काफ़ी हद तक नहीं करता है, कुछ प्रोग्रामिंग्स में करता है लैंग्वेजेस में, बट दोज आर नॉट वेरी वेल नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो वेल नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, पाइथन, इन सारी चीज़ों में C++ जो है उसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अप्लाई होती है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, कंसेप्ट सिंपल सा है लेकिन कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं उससे। कंसेप्ट ये है कि
एक क्लास एक से ज़्यादा पेरेंट से भी इनहेरिट हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक क्लास सिर्फ एक पेरेंट से इनहेरिट हो, एक से ज़्यादा पेरेंट से भी एक क्लास इनहेरिट हो सकती है। सो इट्स लाइक दिस, आपने क्लास अल्फ़ा बनाई, उसके अंदर अल्फ़ा का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। आपने क्लास ब्रावो बनाई, उसके अंदर ब्रावो का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। आपने क्लास चार्ली बनाई और उसको आपने सिर्फ ब्रावो से इनहेरिट नहीं किया, बल्कि कॉमा लगा के पब्लिक अल्फ़ा भी लिख दिया, यानी कि ब्रावो से भी इनहेरिट होगी और अल्फ़ा से भी इनहेरिट होगी। विच मीन्स कि चार्ली के अंदर ब्रावो की भी सारी फंक्शनैलिटीज़ और डाटा मेंबर्स आ जाएंगे और अल्फ़ा के भी सारे फंक्शनैलिटीज़ और डाटा मेंबर्स आ जाएंगे। और फिर आपने उसमें कंस्ट्रक्टर बना दिया। लेट्स सपोज कि मैं चार्ली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो हम सबको पता है कि जब भी आप किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो चाइल्ड क्लास का जब आप, यानी कि चार्ली का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चार्ली के ऑब्जेक्ट से पहले अल्फ़ा और ब्रावो के कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। बट इसकी जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, चार्ली का तो लास्ट में कॉल होगा, ये तो बात हमें पता है, क्योंकि चार्ली का एक्चुअली आपने ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसका कंस्ट्रक्टर तो लास्ट में कॉल होगा, पहले उसके पेरेंट या फिर पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। तो यहाँ पर चार्ली का तो लास्ट में बनेगा ही, लेकिन उससे पहले पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। कैन यू टेल मी कि ब्रावो का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल क्यों हुआ है और अल्फ़ा का कंस्ट्रक्टर उसके बाद कॉल क्यों हुआ है? राइट, इट्स प्रीटी सिंपल कि क्योंकि ब्रावो से आपने पहले इनहेरिट किया है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ पब्लिक अल्फ़ा एंड देन कॉमा लगा के पब्लिक ब्रावो कर दूँ तो पहले अल्फ़ा का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा देन ब्रावो का। तो इट्स प्रीटी सिंपल। तो यहाँ तक का तो कंसेप्ट आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। यस, अब्दुल हन्नान इज सेइंग राइट दैट डिक्लेरेशन चूँकि पहले हुई है। तो यहाँ तक तो कंसेप्ट आई थिंक सबको समझ में आ जाना चाहिए कि एक क्लास अगर एक से ज़्यादा चीज़ों से इनहेरिट हो रही है तो वो उन दोनों की फंक्शनैलिटीज़ और डाटा मेंबर्स को ला सकती है अपने अंदर। दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। बट देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम विद दैट। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, उसकी तरफ बढ़ते हैं। In multiple inheritance, the child class inherits the functionalities and data members of both the parent classes. However, it does come with some complication. What is the complication? The complication is this: suppose both the parents classes have a common parent class. अगर दोनों पेरेंट क्लास जिससे आप ड्राइव कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वो दोनों भी चाइल्ड क्लासेज हैं किसी क्लास की, और जिस क्लास की वो चाइल्ड क्लासेज हैं वो सिर्फ एक क्लास है, मुख्तलिफ क्लासेस की चाइल्ड क्लासेज नहीं है वो। इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को कहा जाता है डायमंड प्रॉब्लम, और इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। लेट्स सपोज अल्फ़ा एक क्लास है जिससे आपने इनहेरिट किया है ब्रावो को और चार्ली को। फिर आप डेल्टा को इनहेरिट करते हो ब्रावो और चार्ली से। अभी तक जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वो हमने ये देखा है, ब्रावो चार्ली डेल्टा, ब्रावो चार्ली डेल्टा। दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, ब्रावो चार्ली डेल्टा, ब्रावो और चार्ली से इनहेरिट हो रही है डेल्टा। नाउ द इशू इज कि ब्रावो और चार्ली इंडिपेंडेंट क्लासेस नहीं है, ये दोनों क्लासेस भी चिल्ड्रन हैं अल्फ़ा की। इन दोनों का एक कॉमन पेरेंट है अल्फ़ा। अब इशू ये है, इशू को अगर ज़रा समझ लें तो आपको सोल्यूशन भी समझ आ जाएगा। इशू ये है कि लेट्स सपोज कि मैं डेल्टा का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, या वन बाय वन चलते हैं। अगर मैं ब्रावो का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ब्रावो का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ब्रावो के अपने डाटा मेंबर्स तो बनेंगे ही ऑब्वियसली, लेकिन साथ ही साथ अल्फ़ा के भी डाटा मेंबर्स, यानी कि से वार बन जाएगा, राइट। इसी तरह जब मैं चार्ली का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो चार्ली के अपने डाटा मेंबर्स के साथ साथ वार भी बन जाएगा, क्योंकि ये इसकी पेरेंट क्लास है। अगर मैं डेल्टा का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो डेल्टा के ऑब्जेक्ट बनने के साथ साथ ब्रावो के भी बनेंगे ऑब्वियसली, और चार्ली के भी बनेंगे। अब मसला ये है कि डेल्टा का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो जब ब्रावो के बन रहे होते हैं तो ब्रावो ये कहता है कि ब्रावो के अपने तो बनेंगे ही, लेकिन वार भी बनेगा, विच मीन्स कि डेल्टा का ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो वार भी बनेगा। इसी तरह डेल्टा जब ये कहता है कि चूंकि मेरा पेरेंट चार्ली भी है तो मैं चार्ली के भी डाटा मेंबर्स बनाऊंगा, तो जब चार्ली के डाटा मेंबर्स बनते हैं तो चार्ली भी यही कहता है कि वार को बनाओ, क्योंकि ये इसका पेरेंट है। अब यहाँ चार्ली के थ्रू भी वार बनेगा, ब्रावो के थ्रू भी वार बनेगा। डेल्टा के अंदर दो कॉपीज बन जाएंगी वार की, और वो एम्बिग्यूटी क्रिएट करेंगी। इट वुड नॉट ओनली बी विद द डाटा मेंबर्स, इट वुड बी विद द मेंबर फंक्शंस एज वेल,
कि अगर एक मेंबर फंक्शन फॉर एग्जांपल आपने ओवरराइड किया हुआ है प्रिंट डाटा का, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और आप यहाँ पर भी उसको ओवरराइड करते हैं, तो जब डाटा के ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे तो कौन सा कॉल होगा? इसका कॉल होगा, इसका कॉल होगा, इसका कॉल होगा, इसका कॉल होगा, किसका होगा? सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि डेल्टा का जब प्रिंट डाटा आप बनाओगे, ओवरराइड करोगे, तो जब ये इसका ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो ब्रावो का प्रिंट डाटा भी बनेगा, और ब्रावो के अंदर अल्फा का भी प्रिंट डाटा बन जाएगा, और डेल्टा का अपना प्रिंट डाटा और बनेगा। यानी कि देयर विल बी मैनी एम्बिग्यूटीज जस्ट बिकॉज इट्स बोथ पेरेंट क्लासेस हैव अ सेम पेरेंट। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है डायमंड प्रॉब्लम। इट डजंट लुक लाइक अ डायमंड इन दिस इमेज, बट इट इज़ एक्चुअली लुक्स लाइक अ डायमंड। फॉर एग्जांपल विजुअलाइज करें, अगर ये लाइन स्ट्रेट हम लेकर आते हैं ना, ये अगर स्ट्रेट लाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, तो इट वुड लुक लाइक अ डायमंड, द शेप ऑफ अ डायमंड, नॉट द एक्चुअल डायमंड, द शेप ऑफ अ डायमंड, right? So this is the actual diamond problem. So what is the solution to a diamond problem? The solution is very simple. The solution is the keyword virtual. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कह रहे थे ना कि भाई पेरेंट में ओवरराइड हो गया तो फिर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, तो हमने कहा था वर्चुअल कर दो इसको, ताकि अगर पेरेंट के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो, एड्रेस के साथ कॉल हो तो पेरेंट का कॉल हो, अगर चाइल्ड के एड्रेस के साथ कॉल हो तो चाइल्ड का कॉल हो जाए। बिल्कुल इसी तरह वर्चुअल यहाँ पर भी यही काम करेगा। आपको करना क्या होगा? आपको करना सिर्फ ये काम होगा कि जो कॉमन पेरेंट क्लासेस हैं ना, यानी कि जो दोनों पेरेंट क्लासेस हैं, अगर ये इनहेरिट हो रही हैं कहीं से, तो इन दोनों की इनहेरिटेंस में आपको वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। इन दोनों क्लासेस को आपको वर्चुअली इनहेरिट करना पड़ेगा व्हेन यू आर डीलिंग विद द डायमंड प्रॉब्लम। कैसे? ऐसे, ब्रावो क्लास जब बनेगी तो जब वो अल्फ़ा से इनहेरिट हो रही है तो वर्चुअल का कीवर्ड लगा दें शुरू में। इसी तरह जब चार्ली क्लास इनहेरिट हो रही है तो जब अल्फ़ा से इनहेरिट हो रही है तो वर्चुअल कीवर्ड लगा दें। रिमेंबर कि जब आप डेल्टा को इनहेरिट कर रहे होगे ना ब्रावो और चार्ली से, तब आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि ये इन दोनों से वर्चुअली इनहेरिट हो। वर्चुअली इनहेरिट करने के लिए आपको ब्रावो और चार्ली को इससे वर्चुअली इनहेरिट करना पड़ेगा। कॉमन पेरेंट से वर्चुअली इनहेरिट करें, और जो एक्चुअली मल्टीपली इनहेरिट हो रही है क्लास, उसको वर्चुअली इनहेरिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉमन पेरेंट क्लासेस हैं उनको आप वर्चुअली इनहेरिट करेंगे, तो इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा कि कंपाइलर को ये पता लग जाएगा कि इन दोनों के कॉमन पेरेंट हैं, और उस कॉमन पेरेंट का जितना भी डाटा है वो सिर्फ या तो ब्रावो के थ्रू आना चाहिए या फिर चार्ली के थ्रू आना चाहिए, किसी एक के थ्रू आना चाहिए। सिर्फ एक कॉपी बननी चाहिए हर डाटा की, रादर देन के दो कॉपियाँ बन जाएं, एक ब्रावो के थ्रू और एक चार्ली के थ्रू, राइट? सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन ऑफ वर्चुअल इन डायमंड प्रॉब्लम। अब ज़रा गौर से एक बात सुन लें, वो ये कि ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक है C++ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और डायमंड प्रॉब्लम जो है उसके बाद जो वर्चुअल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आ रहा है, वर्चुअल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इज सोली एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द डायमंड प्रॉब्लम। अगर डायमंड प्रॉब्लम नहीं होती तो वर्चुअल इनहेरिटेंस का ऐसा सच कोई काम नहीं है, वर्चुअल इनहेरिटेंस का कोई यूज़ नहीं है। वर्चुअल इनहेरिटेंस का यूज़ सिर्फ और सिर्फ डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। और ये जो क्लासेस आपने बनाई हैं जिसको वर्चुअली इनहेरिट किया है आपने, ब्रावो और चार्ली, इनको वर्चुअली इनहेरिट किया है, तो इन क्लासेस को हम कहते हैं वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस। बट अगर थोड़ा सा आप जहन लगाएं इस चीज़ के ऊपर, जब आप जाकर इस लेक्चर्स को दोबारा देखेंगे या पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि वर्चुअल क्लासेस बोलना सिर्फ सही नहीं है, बल्कि हम इसको बोलेंगे वर्चुअल बेस क्लासेस। अब देखने में तो ये बेस क्लासेस नहीं लग रही क्योंकि ब्रावो और चार्ली चाइल्ड क्लासेस हैं अल्फ़ा की, बट एक्चुअली इन चाइल्ड क्लासेस को वर्चुअल क्यों बनाया गया? क्योंकि ये किसी की पेरेंट हैं, किसी की बेस क्लास है। डेल्टा को मैं इससे इनहेरिट कर रहा हूँ, तभी जाकर ये मसला क्रिएट हुआ था, तभी मुझे यहाँ पर वर्चुअल लिखना पड़ा। तो जो ये मैंने वर्चुअल लिखा है इन दोनों क्लासेस के अंदर, तो इन दोनों क्लासेस को अब मैं कहूँगा वर्चुअल बेस क्लासेस। दिस इज़ अ वर्चुअल बेस क्लास, this is a virtual base class, this is a base class, this is a virtual base class, and then delta is the child class, right? क्वेश्चंस मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, आप लोग जाकर इसका कोड भी कीजिएगा, देखिएगा अच्छी तरह। नेक्स्ट क्लासेस में या ईमेल के थ्रू आप मुझसे रब्ता करके जो है क्वेश्चंस भी अगर कोई पूछ लेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वरना आपको जवाबात आई थिंक सब चीज़ों के मैंने दे दिए हैं, या फिर इंटरनेट और बुक से अगर आप रेफ़र करेंगे तो मिल जाएंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट topic, that is a very interesting topic, a relatively interesting topic, and that is function templates. And what are function templates? These are just like functions. These are not actually functions, these are function templates, but they work just like functions. So होता क्या है
प्रॉब्लम अगर समझ लेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेट्स सपोज कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ स्वैप करने का, कि दो वेरिएबल की वैल्यूज स्वैप करनी है मैंने। तो वो जो क्लास है, सॉरी, मोहम्मद कुमैल पूछ रहे हैं कि सर क्लास होगी कल? कल क्लास नहीं होगी, टुमारो इज़ 14th अगस्त, तो पब्लिक हॉलीडे की वजह से कल हमारी क्लासेस नहीं होंगी, बट नेक्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा था कि उसमें आप पूछ सकते हैं सवाल जवाब। सो ओके, सो कंसिडर अ प्रॉब्लम कि आपने दो वेरिएबल्स को स्वैप करना है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप करनी है, या चलें सिर्फ प्रिंट करनी है। प्रिंटिंग की तरफ जाते हैं हम, सिर्फ थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं प्रॉब्लम को। आई थिंक कि आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली मैं काम क्या करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ फंक्शन फू, और वो एक आर्गूमेंट ले रहा है इंट, और उसका काम ये है कि वो प्रिंट करेगा इस चीज़ को। अभी फ़िलहाल ये सोचने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है, राइट? दूसरा सोल्यूशन की तरफ नहीं जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ ये देखिएगा कि अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है। तो ये एक मैंने फंक्शन बनाया फॉर एग्जांपल मेन के अंदर। अब मैं मेन के अंदर ये कहता हूँ कि भाई से इंट ए इक्वल्स टू 6, और मैं कहता हूँ फू ए। तो वी ऑल नो कि ए की वैल्यू जो 6 है वो प्रिंट हो जाएगी। फू का फंक्शन कॉल होगा, ए कॉपी हो जाएगा एक्स के अंदर, और एक्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट। लेट्स सपोज कि अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ से स्ट्रिंग, देयर इज एन स्ट्रिंग w इक्वल्स टू समथिंग, राइट? अब ये जो w है इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि ऑब्वियसली प्रिंट इस तरह से किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह से प्रिंट नहीं किया जा सकता है, बट लेट्स सपोज कि मैं फू का फंक्शन इस पे कॉल करता हूँ, देयर विल बी एन एरर, नो? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? ओके, स्ट्रिंग पास नहीं होगी फैयूर अली ये कह रहे हैं। मेहर खान न्याजी कह रहे हैं डाटा टाइप का एरर आएगा। ओके, मोहम्मद हन्नान ये कह रहे हैं कि इट माइट प्रिंट सम न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी कि वो कन्वर्ट कर देगा, एरर नहीं देगा बट कन्वर्ट कर देगा, और आपको एरर जो प्रिंटिंग है उसके अंदर शायद आपको एरर नज़र आए। ओके, व्हाट अदर गैसेस आर देयर? व्हाट विल हैपन? आस्की कोड प्रिंट हो जाएगा? नो। ओके, सो देयर विल बी एन एरर, देयर विल बी एन एरर, and the error will be that you cannot convert string data type to int, जो कि आपके पास आई थिंक आता रहता होगा अक्सर सिचुएशंस में कि कैन नॉट कन्वर्ट दिस फ्रॉम दिस। सो लेट्स सपोज कि अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर एक लूप में लगा देता हूँ। अब प्रॉब्लम को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ तक तो मैं प्रॉब्लम समझ आ गई कि वो चीज़ ऐसे प्रिंट नहीं करेगा। सो लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन से 10, i प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर मैं सी आउट करवा देता हूँ इस चीज़ को, राइट? एरे को हम इसी तरह पास करते हैं, आप सबको याद होगा, या इस तरह या फिर इस तरह, या आप एरे को पास कर सकते हैं ऐसे। तो लेट्स सपोज कि मैं एरे बनाता हूँ 1 से 10 का, या वैल्यूज़ कुछ कम कर देते हैं, 3 का कर देते हैं, 3 टाइम्स चल रहा है, बेयर विद मी। सो इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ मैं स्टोर करवा देता हूँ, ये 3 वैल्यूज़ स्टोर हो गई। अच्छा जी, अब बताएं क्या होगा। ए जब भेजा जाएगा तो ए इज़ अ पॉइंटर ऑब्वियसली, क्योंकि ये कह रहे हैं तो इसमें पास हो जाएगा ऑब्वियसली, कोई इशू नहीं है, इंटीजर टाइप का है ये। और ये लूप चलेगा और उस एरे की तमाम वैल्यूज़ यानी कि 476 और 98 को ये प्रिंट कर देगा। व्हाट अबाउट दिस, इसमें क्या होगा? सो अब इसमें ये एरर आएगा कि आप w विच इज़ अ टाइप ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग, यानी कि अगर यहाँ पर कैरेक्टर होता, दिस इज़ अ कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग इज़ अ कैरेक्टर एरे, अगर यहाँ पे कैरेक्टर होता तो ये चीज़ आसानी से पास हो जाती w, बट ये कैरेक्टर नहीं है, ये एक इंटीजर है।
तो ये कहेगा कि इट कैन नॉट पास एन स्ट्रिंग टू दिस। आप यहाँ पर इंटीजर टाइप का एरे कैच करना चाह रहे हैं, जबकि यहाँ पे आप पास कर रहे हैं कैरेक्टर टाइप का एरे, तो इट कैन नॉट कन्वर्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ वेरिएबल फ्रॉम स्ट्रिंग टू its integer. But you all know that we want to do the same thing. We want to do the same thing, which means that we want to print all of the three variables, all of the three values that are stored in this array. So that is the error actually. तो अब मुझे इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये होगा कि मैं इस फंक्शन को दोबारा लिख देता हूँ और यहाँ पे कैर यानी कि ओवरलोड कर देता हूँ इस फंक्शन को। कैरेक्टर टाइप का पास होगा, जब कैरेक्टर टाइप का पास होगा वैल्यू, यानी कि फू के साथ अगर मैं w पास करूँगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इंटीजर वाला कॉल करता हूँ, a के साथ कॉल करता हूँ तो इंटीजर वाला कॉल हो जाएगा, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। लेट्स सपोज कि मैं एक और काम करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि से फ्लोट एक और बना देते हैं b। राइट, नाउ दीज आर फ्लोट वेरिएबल्स। अब इसको अगर मुझे प्रिंट करना है तो कैन आई कॉल दिस? अगेन देयर विल बी एन एरर, नॉट स्पेसिफिकली बट दिस इज नॉट द थिंग्स दैट वी वांट। कन्वर्ट तो कर देगा कैरेक्टर वाला या इंटीजर वाला अगर कॉल कर देगा, लेकिन प्रिंटिंग फिर 2.4 नहीं हो रही होगी, 2 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा और 4 प्रिंट होगा। वी वांट द होल वैल्यूज ना। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं इस फंक्शन को एक और कॉपी करूँगा और फिर कैरेक्टर की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या कर दूंगा, एक और फंक्शन बनेगा कंट्रोल सी। जस्ट नोट के अंदर फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रही हैं, सिर्फ लिमिटेशंस कहाँ आ रही हैं कि मैं जब आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ तो उस आर्गुमेंट की टाइप चेंज है। ये जो 3 फंक्शंस आपने बनाए हैं, आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट टाइप चेंज की है, दैट्स इट। तो इन तीनों चीज़ों में अगर आपने फंक्शन सेम रखना है, डेफिनेशन सेम रखनी है, सिर्फ आर्गुमेंट की टाइप चेंज करनी है आपने, तो रादर देन कि आप फंक्शन को बार बार लिखें, ओवरलोड करें, आप एक फंक्शन टेम्पलेट बना दें। और फंक्शन टेम्पलेट बड़ा आसान है बनाना, और ये वो ये कहता है कि रादर देन कि आप इंटीजर बनाएं या कैरेक्टर बनाएं या फिर फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स बना दें, आप यहाँ पर कोई अपनी टाइप बना दें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सम टाइप, अपना कोई नाम रख दें टाइप का। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी टाइप है, क्या ये इंटीजर लेगा, क्या ये कैरेक्टर लेगा, व्हाट इट शुड डू। आप सिर्फ यहाँ पर लिख दें सम टाइप। और अब ये फंक्शन क्या करेगा, अब अगर ये इंटीजर के साथ कॉल हो रहा होगा तो इस सम टाइप का मतलब इंटीजर कॉल कर लिया जाएगा। अगर ये स्ट्रिंग के साथ कॉल हो रहा होगा तो इस सम टाइप का मतलब कैरेक्टर कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर ये फ्लोट के साथ कॉल हो रहा होगा तो इसका टाइप, इसकी टाइप जो है वो फ्लोट कंसिडर कर ली जाएगी। सम टाइप, कोई भी अपना नाम आपने रख दिया, बस ये है कि इस नाम को आपने डिफाइन करना होगा कि एक्चुअली आप बताना चाह रहे हो कि ये नाम एक्चुअली है क्या, क्या ये डाटा टाइप है या क्या है। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे कि टेम्पलेट, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे क्लास सम टाइप। आप अपना ये वेरिएबल एक्चुअली बनाना चाह रहे हो कि दिस इज एक्चुअली अ टाइप, दिस इज नॉट अ वेरिएबल। तो इस टाइप को बनाने का तरीक़ेकार ये है। इसकी डिटेल में बेशक अभी ना जाएं कि ये क्यों है, टेम्पलेट का मतलब क्या है, क्लास का मतलब क्या है, बट जस्ट लाइक दिस आप अगर ये चीज़ लिख देंगे कि क्लास लिख दिया आपने और क्लास सम टाइप आपने डिफाइन कर दी, विच मीन्स कि यू आर टेलिंग कि दिस इज अ टाइप, दिस इज समथिंग दैट विल बी यूज्ड एज अ डाटा टाइप इन दी अपकमिंग फंक्शन। तो ये जब आप चीज़ लिखोगे तो इस चीज़ के थ्रू आप इस फंक्शन टेम्पलेट को बना सकते हो। नाउ दिस इज अ टेम्पलेट दैट कैन बी कॉल्ड विद एनी टाइप ऑफ डाटा मेंबर्स, एंड रिमेंबर इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड विद एनी यूजर डिफाइंड डाटा मेंबर्स एज वेल। बस ये है कि इसके अंदर की जो काम आपने किया है उसको फिर आपने गौर करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आपने कुछ डॉट करके, डॉट ऑपरेटर के थ्रू अगर कुछ कॉल कर लिया है तो फिर वो आपको एरर देगा कि भाई आपने डॉट के थ्रू कॉल तो कर लिया, सम टाइप आपने बना दी, लेकिन एक्चुअली आप जब कॉल कर रहे हो तो इंटीजर के थ्रू कॉल कर रहे हो। अब इंटीजर वेरिएबल के साथ तो वो डॉट ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर सकता ना। तो इस तरह की चीज़ें ये प्रोग्रामर को खुद देखनी पड़ेंगी। जिस तरह अगर आप ये देखो तो इस कोड के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि अगर मैं एक से इंटीजर के साथ कॉल करूँ तो यहाँ पर वो चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। कहीं पर कोई चीज़ डिफरेंट नहीं होती, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो फ्लोट हो या एनी अदर डाटा मेंबर हो। दिस इज़ कॉल्ड योर फंक्शन टेम्पलेट्स। ठीक है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनको आप जाकर देख लीजिएगा क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस जगह इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। ये काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई भी हैं, सिंटेक्स भी इसका दिया हुआ है। एंड द लास्ट थिंग इज़ टेम्पलेट क्लास। कोई फ़र्क नहीं है, सेम वही चीज़ है, आप सिर्फ इसका सिंटेक्स देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगी चीज़ क्या है। ये देखें,
आप जब क्लास डिफाइन करते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्लास डिफाइन कर दी, रिमेंबर कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्लास है जिसे आप डिफाइन करते हैं। बस देखेंगे यहाँ पे इंटीजर या स्ट्रिंग जो भी आप लिखते थे ना, किस टाइप का डाटा मेंबर आपने बनाना है, और फिर उसी टाइप को कंस्ट्रक्टर में भी कॉल करवाते थे, पास करते थे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। उन दोनों की जगह मैंने टी लिख दिया। नाउ टी इज़ द सेम, जिस तरह मैंने अभी सम टाइप लिखा था ना, सम टाइप की जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया, टी। तो क्लास डिफाइन करने से पहले अगर आप ये चीज़ लिख देंगे और अंदर टी का इस्तेमाल करेंगे, तो क्लास ये समझेगी कि जब आप इसका वेरिएबल बनाओगे ना, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, तब एक्चुअली आप बताओगे कि एक्चुअली आपने डाटा मेंबर्स किस डाटा के बनाने हैं, इंटीजर के या स्ट्रिंग के या किसी और डाटा टाइप के। तो ये आप कैसे बनाते हो, ये आप ऐसे बनाते हो। मेन को अगर आप देखो, अगर मैं इस चीज़ को रिमूव कर दूं तो ये वही सिंपल डेफिनेशन है, आप डिक्लेरेशन है आपके एक ऑब्जेक्ट की। आप माई क्लास, क्लास का नाम रखा आपने, ऑब्जेक्ट का नाम रखा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। लेकिन आपने एंगुलर ब्रैकेट्स में इंट भी दे दिया बीच में, जिस जो कि ये बता रहा है कि एक्चुअली ये एक टेम्पलेट क्लास है, जिसको डाटा टाइप भी आपको बतानी पड़ेगी कि किस डाटा टाइप का वेरिएबल आपने बनाना है, जो कि आपने यहाँ बनाया है, राइट। So these are some fascinating and interesting things that you can do with your classes. These are not at all complicated, but they can enhance your working of the class. So कोई क्वेश्चन अगर अभी तक है तो मुझसे पूछें। टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस मैं टेम्पलेट क्लास के ऊपर आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको जाकर एक्सरसाइज भी कीजिएगा, देखिएगा भी सही। बस एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि जो जब आप टेम्पलेट क्लास बनाते हो ना, यानी कि जब आप टेम्पलेट क्लास बनाते हो, इसके मैंने फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस किस तरह से डिफाइन होंगे उसका भी मैंने बता दिया है। जब आप टेम्पलेट क्लास बनाते हो तो इट इज़ नेसेसरी कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन फाइल और मेन फाइल दोनों एक साथ रखो। यानी कि जो हम 3 फाइल आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं ना, वो यहाँ पर उतना काम नहीं करेगा। आप एच फाइल को अलग कर सकते हो, लेकिन जो आपकी .cpp फाइल होती है ना, माई क्लास .cpp और मेन .cpp, इन दोनों को आपको मर्ज करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों फाइल्स अलग अलग रखते हो तो ये टेम्पलेट क्लास वाला काम नहीं करेगा, टेम्पलेट क्लास वाली चीज़ कंपाइल नहीं होगी, एरर देगा आपको, राइट। तो रिमेंबर कि आपने मेन .cpp और आपकी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन .cpp दोनों को मर्ज करना है, जब जाके आप टेम्पलेट क्लास को सही तरह से अचीव कर सकते हो। क्यों वगैरह पे आप खुद रिसर्च कीजिएगा जाके कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हमें करना पड़ता है टेम्पलेट क्लासेस के थ्रू। बट दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, आई विल ट्राई कि मैं उस लेक्चर को भी अपलोड कर दूँ, आप उसको जाकर पढ़िएगा, देखिएगा और नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम कम से कम टाइम उस लेक्चर के ऊपर लगा सकें। दैट विल बी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज, एसोसिएटिव कंटेनर्स, और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज का टॉपिक जो कि हमने टेम्पलेट फंक्शंस, स्पेशली फंक्शन टेम्पलेट्स और जो टेम्पलेट क्लासेस, या फिर इसके बाद जो हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी वाली चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, these are not specific related to object oriented programming. These are some of the very interesting features of C++ and C++ 11 या 17 वर्जन जो इसका आया है, उसमें काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। सो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, अभी आपके पास टाइम है, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी रैप अप कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग, जितनी भी हमने आज बात की, असाइनमेंट 3 से रिलेटेड, क्विज़ेस से रिलेटेड, प्रोजेक्ट स्पेशली से रिलेटेड। वी स्टिल गॉट अ few minutes left. यस, जो टॉप 3 मार्क्स होंगे आपके क्विज़ के वो कंसिडर होंगे। अगर आपने से 0 0 10 10 10 0 नंबर लिए हैं तो फिर जो 3 10 है ना आपके, वो कंसिडर किए जाएंगे। अटेंडेंस आई थिंक LMS के ऊपर ओपन हो जानी चाहिए, अटेंडेंस LMS के ऊपर लगा दें। सब क्लास जो है वो LMS के ऊपर लॉगिन करके अटेंडेंस लगा दें। अगर नहीं भी है आपके पास, LMS काम नहीं कर रहा है, तो CR से गुजारिश है कि वो पार्टिसिपेंट्स के स्क्रीनशॉट लेके मुझे अगर काइंडली ईमेल कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। Okay, so if there are no more questions, so let me ask just one question from you guys. ये अभी जो हमने लेक्चर पढ़ा, फंक्शन टेम्पलेट, मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी या इस प्रॉब्लम को ज़रा गौर से देखें। क्या आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम में, यानी कि जब हम दो क्लासेस से इनहेरिट करते हैं और वो दो क्लासेस एक कॉमन पेरेंट से इनहेरिट हो रही हो, तो इस सिचुएशन में मल्टीपल यानी रिडंडेंट डाटा के अलावा भी क्या कोई इशू आ सकता है? जो कि अभी आपके जहन में क्लिक कर रहा हो कि
सिर्फ मल्टीपल डाटा या रिडंडेंट डाटा का इशू नहीं है, इसमें दूसरा इशू भी है। ओके, राइट। मोहम्मद हन्नान इज सेइंग कि कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा अल्फ़ा का वो 2 दफ़ा होगा। एक ब्रावो का जब कंस्ट्रक्टर बनेगा तब कॉल होगा ऑब्जेक्ट जब बनेगा, और एक जब चार्ली का कंस्ट्रक्टर बनेगा तब कॉल होगा। सो दिस इज़ अ गुड ऑब्जर्वेशन एज वेल कि कंस्ट्रक्टर 2 दफ़ा कॉल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक दफ़ा ही कॉल होना चाहिए। तो इसी तरह जब आप वर्चुअल बेस क्लास बना दोगे ना, ये मसला देखें तब भी आता जब आप ब्रावो और चार्ली से इनहेरिट कर रहे थे विदाउट मेकिंग इट वर्चुअल बेस क्लासेस। जो आपने वर्चुअल बेस क्लास बना दी है तो फिर अल्फ़ा के जितने फंक्शंस, चूँकि एक कॉपी बन रही है, एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होंगे, तो इसका कंस्ट्रक्टर भी अब सिर्फ एक ही दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन चूंकि आपने कंस्ट्रक्टर की बात छेड़ी है तो फिर एक और बात भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लेट्स से कि अगर मैं चार्ली के डेल्टा के कंस्ट्रक्टर से ब्रावो का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहता हूँ, तो आई विल यूज़ व्हाट, आई विल यूज़ MIL, मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। तो मैं कॉलन लगा के ब्रावो का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता हूँ। तो वेयर इज़ इट, सो इट वुड बी समथिंग लाइक कि अगर मैं, देखिएगा ज़रा यहाँ पे, अगर मैं डेल्टा का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये आपके सामने क्लासेस हैं, अगर मैं डेल्टा का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और डेल्टा का जो कंस्ट्रक्टर है, उस डेल्टा के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इस तरह का अगर एक काम कर दूँ कि डेल्टा के कंस्ट्रक्टर के अंदर ब्रावो का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लूँ, तो ब्रावो का कंस्ट्रक्टर तो वैसे ही कॉल हो रहा था, आपने लिख दिया तो इजाफी कॉल हो जाएगा। अगर आप पैरामीटराइज कॉल करवाना चाह रहे हो तो आप करवा सकते हो। इसी तरह अगर मैं चार्ली का कॉल करना चाहूँ तो चार्ली का भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों इसके पेरेंट्स हैं। बट इस चीज़ में एक कॉम्प्लिकेशन है, ब्रावो का भी कंस्ट्रक्टर आप कॉल कर रहे हो, चार्ली का भी कॉल कर रहे हो, तो दोनों के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप कॉल करना चाह रहे हो। इसमें इशू ये है कि क्योंकि ब्रावो और चार्ली से में भी आपने ब्रावो और चार्ली दोनों के कंस्ट्रक्टर से जिनको आप कॉल कर रहे हो, इनसे आपने इस एक्सप्लिसिटली अल्फ़ा का कंस्ट्रक्टर भी कॉल किया हुआ। तो इन चीज़ों के साथ जाके आप अगर खेलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि आप ये काम भी कर सकते हैं, अगर अल्फ़ा का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो आप ये काम भी कर सकते हैं। और ये काम क्या है, कोई इस काम को बता सकता है कि मैंने क्या किया एक्चुअली? एनीवन? नो गैसेस व्हाटसोएवर? ये वो काम है जो कि मैंने आपको तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले या 2-3 हफ्ते पहले जब हम इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर को लेकर बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था दिस इज़ इलीगल, यू कैन नॉट डू दैट। तब भी शायद मैंने एक्सप्लिसिटली थोड़ी सी एक बात ये कह दी थी कि आप कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, वरना हमेशा आप नहीं कर सकते। सो यहाँ पर वही हो रहा है जो कि काम हमने मना किया था कि नहीं हो सकता, कि आप ग्रैंड चाइल्ड से ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। इमीडिएट कंस्ट्रक्टर को आप कॉल कर सकते हो, ग्रैंड पेरेंट को आप कॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर हम ये कॉल कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको इस पर भरोसा नहीं होगा अभी कि ऐसा हो सकता है ना हो, क्योंकि मैंने चलाकर थोड़ी ना दिखाया है आपको। बट ऑब्वियसली ये जाकर आप करें, आपको अंदाज़ा होगा कि यू कैन एक्चुअली डू दैट। आप डेल्टा की क्लास के ऑब्जेक्ट से, कंस्ट्रक्टर से अल्फ़ा का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, स्किपिंग द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ ब्रावो एंड चार्ली एज वेल। कॉल होगा लेकिन एक्सप्लिसिटली आप अल्फ़ा का भी कॉल कर सकते हैं, जो कि अभी तक हमें ये लग रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सो यू कैन डू दैट एज वेल। सो जाकर खेलिएगा इससे, आप लोगों के पास बहुत सारा काम है अभी। हमारे पास 2 से 3 हफ्ते जो हैं, यू शुड बी डेडिकेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्पेशली, बिकॉज बाकी कोर्सेज भी आई नो आपके हैं, बट दिस इज़ द मेजर कोर्स जो कि आपको आगे कोर्सेज में जाकर मदद भी देगा, और आपकी सारी की सारी डिग्री इन चीज़ों पर रिलाई कर रही है ज़्यादातर। तो इस कोर्स को ज़्यादा तवज्जो दें और अपना सारा अगला जो वक्त है आपका, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसके ऊपर देने की कोशिश करें। And best of luck to you guys for all the upcoming assignments, quizzes and project especially as well, and if happens so your exam as well. So thank you very much. See you in next class, which will be next week inshallah. Thank you.